Hello everyone and welcome back to my channel. I welcome you all with my another video that is going to be of class ninth, and in this video we will study about chapter 1 of science, that is matter in our surroundings. So before starting the chapter, first of all I want to introduce with the syllabus, and that is uh, these are the things जो कि हमें इस chapter में पढ़नी है. So we have to study about solids, liquids, gases, melting point and boiling point, and at last we will study about evaporation, which is a very easy concept and हम इसे पता नहीं कितनी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं. So just यहाँ पे जाके थोड़ा सा elaborate हो जाता है. तो अब इसके बाद मैंने आपके लिए स्क्रीन पे शो किया है concept map. This map will give you a complete आई वुड से समरी ऑफ द चैप्टर, बट ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. जब आप मेरे वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ जाएंगे, आफ्टर दैट मैं आपको ये मैप शो करूंगा. एंड अगर उसके बाद आप कभी भी इस मैप को देखेंगे, सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड मेमोराइज ऑल द थिंग्स जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी. And being in class ninth, you know that now you have to study about much more things like concept maps and notes you have to prepare. These all things are going to be new for you, but of course अब क्लास में नाइन्थ में आए हैं तो सीखना पड़ेगा जाके, ताकि जब हम क्लास टेंथ में आए, so we won't find any issue with that. And this is to tell you that ये जो chapter है हमारा chapter number 1, it is somehow related to chapter 2 also. Means all the chapters of chemistry in your class ninth are interconnected anyhow. So you must understand the concept very very deeply, so that आपको कहीं से भी कोई भी concept अगर relate कर दिया जाए तो आप बिल्कुल भी confused ना हो. तो चलिए फर्दर टाइम वेस्ट करते बिना हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? ये हमारे लिए जो डिफाइन है, दैट इज द डिफाइन जो कि मीन्स कहीं भी हम अब आगे भी हम अप्लाई करेंगे, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज कर लेना है इस वाली डिफाइन को. एंड ये आपके पूरे क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री का बेस रहेगी. सो जस्ट रिमेंबर दिस definition very thoroughly. So what you will define is that the matter is the material of which everything in this universe is made up of, or you can say everything in this universe is made up of materials which scientist has named matter. मीनिंग क्या हुआ? मतलब हमारे आसपास जस्ट view the things around you and you will find various of the things. और ये जो सारी चीजें हैं, ये किसी ना किसी चीज से बन के मिलके बनी है. तो जिस चीज से मिलके बनी है उसी कोई साइंटिस्ट ने या फिर यूनिवर्स में क्या बोला जाता है? मैटर. आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं. इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स. सो दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू. तो ये कह रहे हैं कि कोई ये एक ऐसी चीज है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है. जस्ट यू इफ यू हैव अ चेयर अराउंड यू, आपके पास कोई चेयर है तो उसको देखिए, इट इज ऑक्यूपाइंग अ स्पेस. और अगर आप उसको लिफ्ट करेंगे, उठाने की कोशिश करेंगे, सो यू विल फाइंड दैट इट हैज मास. एंड अगर आप उसको हिलाने की पोजीशन से ट्राई करेंगे तो वो आपको फोर्स भी अप्लाई करेगी, मतलब रेजिस्ट करेगी. हम अभी आगे जाके समझेंगे डीपली, फिजिक्स में हमारे आएगा ये चीज, दैट अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर उतनी ही फोर्स अप्लाई करता है. सो इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, मतलब वो अपने ऊपर फोर्स लगने से रेजिस्ट करता है. सो जिस भी चीज में हमें ये क्वालिटीज दिखाई देती हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं? मैटर. आप फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में अगर हम बोलें तो मैटर जो है वो किससे बन के वो किससे
मिलके बना है. सो दैट इज पार्टिकल्स. एंड जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बिल्कुल माइन्यूट हैं, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज. यू कैन नॉट सी देम, and it requires very very magnified microscope to view them. So I hope physical nature of particles you might have understood. Now we are going to see the characteristic of particles. These are going to be really really important, so understand them very very deeply. So number one characteristic is that particles are continuously moving. They are not still. जो भी particles हैं, मतलब जिससे matter बना है, उन particles जो हैं वो continuously move करते रहते हैं. They are not still. वो एक जगह पे नहीं रहते हैं. वो क्या possess करते हैं? Kinetic energy. This is going to be a new term for you. Underline this and I will explain it to you very soon. They possess kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster because kinetic energy of particles increases. Uh, because of the increasing of kinetic energy, the temperature rises. So, first of all, I'm going to explain you what is kinetic energy. So, kinetic energy is the energy which is possessed by particles. एक ऐसी energy है जो कि particles possess करते हैं. किस वजह से? Due to their motion. If not understood, I'm explaining again कि जब हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं तो उनके अंदर से एनर्जी पोजेस होती है और उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू वेरी क्लियरली. Now I'm proceeding further. Particles of matter have space between them. जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है. दे आर नॉट फिक्स्ड, मतलब आस वो एक साथ अटैच नहीं है कहीं भी. दे हैव स्पेस. सो इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देके हमें समझाया गया दैट व्हेन वी मेक टी और कॉफी और लेमोनेड. लेमोनेड का मीनिंग होता है नींबू पानी. Particles of one type of matter get into space between particles of other. मतलब एक टाइप का जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे जो स्पेस है पार्टिकल्स का उसमें वो जाते हैं. बट नो, दे आर नॉट गोइंग टू अटैच विथ ईच अदर. दे विल ऑक्यूपाई सम स्पेस बट विल हैव अ स्पेस बिटवीन देम ऑल्सो. उनके बीच में भी स्पेस रहेगा. This shows that there is enough space between particles of matter. इसको समझाने के लिए एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है जहाँ पे बिल्कुल मैग्नीफाइड व्यू हमें दिखाया गया है किसका? वाटर के पार्टिकल्स का. और हम यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये देखिए इनके बीच में स्पेस है. सबके बीच में सी you will find space between them. So this shows that particles of matter has space between them. अब देखिए यहाँ पे सॉइल डाला गया, इसको स्टिर करा गया तो यहाँ पे इनके पार्टिकल्स में बीच में भी यहाँ पे you will find space. अब we are going to proceed towards the third property. and ये प्रॉपर्टी क्या बताती है? that particles of matter attract each other. जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से को अट्रैक्ट करते हैं. अब हाउ? So this can be understood by an example that when we open a tap of water and we try to break the stream of water, means water बह रहा है और हमने उसको रोकने की कोशिश करी. कैसे? अपनी फिंगर, जो वाटर का फ्लो है उसके हमने बीच में अपनी फिंगर डाल दी. सो वट विल फाइंड दैट जो वाटर है वो फिर भी अपने आप से अट्रैक्ट होके साथ में ही जो है वो वहां से बहेगा. सो यहाँ पे समझाया हुआ है दैट नो, कैन वी डू दिस? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसकी स्ट्रीम जो उसका फ्लो है उसको हम रोक दें? नो.
Because the stream of water remains together, the particles of water are held together that because of their attraction towards each other, they cannot break their flow. And that's why they flow out together. Here are some important points which you can read. It is very easy to understand, and I'm proceeding further. This is most important thing that movement of particles is minimum in solids, more in liquids and maximum in gases. और इतना अच्छा यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है समझाने के लिए. देखिए पार्टिकल्स का स्पेस तीनों जो हमारी सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में डिफरेंट होता है. सॉलिड में आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू दैट बिल्कुल भी जो स्पेस है बिल्कुल लिमिटेड है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है. सो इट शोज दैट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिल्कुल कम होगी क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे. हम लिक्विड की बात करें तो हाँ इनके बीच में भी स्पेस होता है. और सॉलिड से कंपेयर अगर हम करें तो सॉलिड से ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स थोड़ा और ज़्यादा लिक्विड्स में मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर हम गैस की बात करें, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ बलून, सो इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत एक्सेस अमाउंट में स्पेस होता है और इतना ज़्यादा स्पेस होने के कारण इसके पार्टिकल्स इजीली मूवमेंट अपनी शो कर सकते हैं. यहाँ पे भी इसी चीज़ को शो किया गया है. अब आगे हम और प्रोसीड करें तो हम पाएंगे दैट व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर. द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर आर, मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स हैं. कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है हमारी बॉडी का जिसमें हमें समझाएंगे दैट हाउ वी फाइंड द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर बॉडी इटसेल्फ. सबसे पहले जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारे टीथ हैं, वो किससे बने हैं? सॉलिड से. जो ब्लड है और वाटर है हमारी बॉडी में प्रेजेंट और कई सारे फ्लूइड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो क्या है? लिक्विड स्टेट में है. और एयर जो हमारे लंग्स में, जो हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करती है, वो किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में. सो वी फाइंड थ्री ऑफ ऑल द स्टेट्स इन आवर बॉडी इटसेल्फ. अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो आप इस एग्जांपल को लिख सकते हैं. इट विल बी वेरी impressive for the teacher who is going to check it. Now we are coming to the solid state. Characteristics. It have definite shape. हम solid की shape change नहीं कर सकते. Again sticking to the example of chair. हम chair की shape अगर एक बारी जो बन गई है वो दोबारा से change नहीं की जा सकती. Of course mechanical methods, फिर physical methods, काफ़ी सारी चीज़ें उससे की जा सकती हैं. But it is not easy. It have a definite shape. Have distinct boundaries. It means that अगर आप किसी चीज़ को, किसी सॉलिड चीज़ को अपने हाथ में लें, so you can feel its boundary. आप उसकी बाउंड्री को टच कर सकते हैं. इसका मतलब इसकी बाउंड्री है, एक डेफिनेट इसकी बाउंड्री बनी हुई है. नेक्स्ट इज दे हैव रिजिडिटी. इट इज़ नॉट इजी टू ब्रेक देम. आप एक सॉलिड पे अगर आप वाटर गेर दें तो ऐसा नहीं कि वो मेल्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज रिजिड. एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, दैट इज द सेम थिंग. नेक्स्ट इज हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इनका कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ मास होता है इनके अंदर. ऑफ कोर्स सारी चीज़ों के जो भी सॉलिड है उनके अंदर कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है. अब कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं दैट यू कैन रीड बाय योरसेल्फ बाय पॉजिंग द वीडियो. देन वी हैव लिक्विड स्टेट विद हाफ फ्लूइडिटी. फ्लूइड होते हैं, रिजिड नहीं होते हैं. हम वाटर में अगर हम ऊपर से और वाटर डाल दें तो वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है. लो कंप्रेसिबिलिटी, उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता ज़्यादा, लेकिन सॉलिड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं. कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई बाउंड्री नहीं होती. हम जिस जार में वाटर को डालेंगे वो वही शेप ले लेगा. हाफ डेफिनेट वॉल्यूम, इनका भी वॉल्यूम होता है. And some more points are given which I don't think
uh, are hard to understand. I hope that you will easily understand them. So I'm avoiding them, and I'm focusing on such points where students can find problem. Next is gaseous state. The characteristics of gaseous state are fluidity, इनमें भी fluidity होती है, have high compressibility, हम gases को compress कर सकते हैं. Yes. कोई इनकी बाउंड्री नहीं होती है. एयर जो हमारे सामने खुद एक एग्जाम्पल है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है. कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता है. डू एयर हैव वेट? ऑफ कोर्स नो. And here are again some points which you have to read. Then change of state of matter. Water can exist in three states. That is solid, liquid and gas. Means water जो itself एक state of matter है, वो भी solid, liquid और gas तीनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है. सॉलिड में कैसे आइस के फॉर्म में, लिक्विड जो है वो वाटर खुद ही है, और गैस के फॉर्म में वो वाटर वेपर में होता है. On heating, ice melts into water and then converts into water vapor. अच्छा, अब इन चेंज को लाने का काम कैसे किया जाता है? सो पहला है by changing the temperature. You know, there's some point at which the ice starts melting, and there's some temperature at which the ice starts becoming vapor. That will not be ice, that will be water. So at certain temperature the water starts becoming vapor, and this is how it works. अब now हम melting point और boiling point वही चीज आ रही है अब आगे, तो इसको हम देख लेते हैं. The temperature at which a solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called melting point. This is very very important definition, highlight it by yourself. एंड इसको साथ साथ ही आपको लर्न करते हुए जाना है. इसका मीनिंग क्या है ये भी समझ लेते हैं कि जो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, और किस प्रेशर पे. तो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उतनी प्रेशर में उसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो वो अपने आप मेल्ट होने लग जाएगी और वाटर बन जाएगी. During melting, the temperature of ice does not rise even through heat is being supplied continuously because of latent heat of fusion. Now the question arises, what is latent heat of fusion? So it is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. It is not hard to understand that जो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ पे दिया भी हुआ है नीचे, इसको आप रीड कर सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स. Overcome the forces of attraction between ice particles. इसका use क्या है? This is also a question, that what is the use of latent heat of fusion? I'm telling you because this because these questions, such questions are asked, and हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं because we think that इसमें कहाँ आ सकता है क्वेश्चन. बट आपकी जो एनसीईआरटी है उसके हर लाइन में एक क्वेश्चन है. If you will read and go through it, you will find one question for each of the line. So that's why it is advised always to stick to NCRT first, and after that you can adhere to the different sources and materials. Now at 0 degree Celsius, energy of water particles is much more than the energy of particles of ice at 0 degree Celsius. Then coming to the boiling point, the temperature at which a liquid boils to form vapors is called boiling point. मतलब जिस पे
जो लिक्विड है वो क्या बन जाता है, वेपर बन जाता है। और ये कितना है, 373 केल्विन। और जिसको हम क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछा जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज पूछा जाता है। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन जो कि आस्क किया जाता है कभी कभी, दैट केल्विन में किसको कितना बोला जाएगा। तो 273.16 तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, और 343 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इस वाली यूनिट को अभी से याद कर लीजिए, क्लास 10 तक ये आपके साथ ही चलेगी एंड कई जगहों पे यूज भी की जाएगी। सो मस्ट रिमेम्बर दिस थिंग्स। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि आप अपने आप से ही रीड कर सकते हैं। Then we are coming to sublimation, one of the most important topic. जिसमें भी इम्पोर्टेंट आ रहा है दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट, एंड बाकी सारी चीज़ें तो ऑफ कोर्स है, लेकिन ये वाली चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देनी है। एंड सब्लिमेशन ऑफ कोर्स आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। सो कमिंग टू व्हाट इज सब्लिमेशन। It is a change of state directly from solid to gas without changing to liquid state is called sublimation. अभी तक हमने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, और बॉइलिंग में लिक्विड से वेपर बन रहा था। लेकिन अगर हम बीच में से लिक्विड को हटा दें और सीधा सॉलिड से हम गैस बना दें, सो दैट इज सब्लिमेशन। बिल्कुल इसी फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है, और जो हमें एक्चुअल डेफिनेशन लिखनी है वो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। एंड इसका जो बेसिक फंडा है, जो इसका बेसिक मीनिंग है, वो आपको बताना चाहिए। एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि आप रीड करना चाहे तो रीड कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं भी आपको अपने मुंह से बता रहा हूँ। दैट वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैम्फर। कैम्फर को हम साइंटिफिक नेम में बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अगर हम इसको एक ऐसा सेटअप बनाए जहाँ पे कि हम नीचे बर्नर रखें, ऊपर हम ट्राइपॉड स्टैंड रखें, उसके ऊपर हम रखें वायर गॉइज, एंड उसके ऊपर हम रखें चाइना डिश, एंड एक फर्नल को हम इन्वर्ट करके रख दें जहाँ पे यहाँ पे रखा हुआ हो हमारा एमोनियम क्लोराइड या फिर कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। और इसकी जो बिल्कुल टॉप है उस पर हम क्या लगा दें, कॉटन। सो वट विल फाइंड, जो कैम्फर है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आके लगा हुआ होगा, एंड यू विल find some fumes out of there. So this will show you that the solid, that is camphor, वो सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस फॉर्म में। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको खुद परफॉर्म करके देख सकते हैं। इतना अच्छा सेटअप अगर आप नहीं कर पाए तो जस्ट अरेंज समथिंग जिसमें आप नीचे फायर चला सकें। जस्ट कीप अप अ ग्लास बोल ऊपर ओवर देयर, एंड प्लेस समथिंग जो कि बिल्कुल ऐसा ही काम करे। और नीचे कपूर तो आई थिंक सबके घर में होता ही होगा, और कॉटन भी सबके घर में होती होगी। तो ये आप खुद अपने जब हाथों से करके देखेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। इट इज़ वेरी इजी टू डू। जस्ट टेक द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड दे विल हेल्प यू। देयर इज नथिंग लाइक दैट जो कि आप नहीं कर सकते यहाँ पे। एंड केमिकल नेम्स डजंट मीन दैट वो आपके घर में अवेलेबल नहीं है, बिकॉज एमोनियम क्लोराइड इज कैम्फर इटसेल्फ, एंड कैम्पर को हम क्या बोलते हैं, कपूर। अब now effects of change of pressure. If we compress a gas in cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and finally the gas is liquefied on lowering temperature. मतलब क्या है, हम जितना ज़्यादा गैस को कंप्रेस करेंगे, जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर डालेंगे, जितना ज़्यादा उसको हम दबाएंगे,
जो हमने अभी देखा था कि गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स में, वो जो स्पेस है वो कम होता जाएगा और फाइनली जो गैस है वो गैस ना रह के वाटर मतलब लिक्विफाइड हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। एंड अगेन यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप रीड कर सकते हैं। यस, ये वाला डायग्राम अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया दिस दिन, आई डोंट नो वेदर एनसीईआरटी में गिवन है कि नहीं, बट अगर आपने ये डायग्राम अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट कर लिया, सो देयर इज नो वन जो कि आपको डेयर कर सके कि आप जो अभी हमने पढ़ा है वो आप भूल जाएं। बिकॉज इसमें बताया कि अगर हम सॉलिड को लिक्विड में करें तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे, अगर हम लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो उसको फ्रीजिंग बोलेंगे, लिक्विड से गैस में करने को इवापोरेशन बोलेंगे और गैस से लिक्विड को करने में हम कंडेंसेशन बोलेंगे, जो कि हमने वाटर साइकिल में भी पढ़ा था। गैस से सॉलिड बनाएंगे तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे और सॉलिड से अगर गैस बनाएंगे तो उसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। I hope it's clear and there's no doubt in your mind. And if still there's a doubt or you're facing some problem, then you can write in the comment section. I will surely try to solve that problem. Now coming to evaporation. What is evaporation? I think that you must answer this question. Do comment me in the comment section what is evaporation. No need to give a highly qualified defines, just give the basic idea behind it. It means a phenomenon in which liquid changes into vapors. How? At any temperature below its boiling point, मतलब जो इसका boiling point था जो कि था 0 डिग्री सेल्सियस। No, that is 100 डिग्री सेल्सियस, boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। सो अगर हम उससे नीचे अगर हम इसका जो टेम्परेचर है, अगर हम उसमें लिक्विड को वेपर फॉर्म में चेंज कर दें, सो दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। एंड हाउ मीन्स हम कंटिन्यूसली उसको जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, उससे हम उसको कम टेम्परेचर कंटिन्यूसली प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच का पार्टिकल्स का वो कम होता जाएगा एंड दे विल एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड से मीन्स एस्केप कर जाएंगे अपनी लिक्विड फॉर्म से एंड वो किस में खुद को टर्न कर लेंगे, वेपर्स में। बिकॉज जब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक होता ही है, किसी भी चीज़ में हो वो ब्रेक ज़रूर होगा। सो वो लिक्विड से चेंज होके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, एक्सपोज टू सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जो हमारा इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना कम इवेपोरेशन होगा। मीन्स ये दोनों तो जो चीज़ें हैं ये इवेपोरेशन को बढ़ा रही हैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ है उसको कम कर रही है। और जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन भी आता है कि क्या क्या चीज़ें इवेपोरेशन को बढ़ाती हैं और क्या घटाती है। तो ह्यूमिडिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि इवेपोरेशन को हिंडर करती है, मतलब कि उसको होने से रोकती है। और अगर ह्यूमिडिटी कम होती है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। और इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कैसे? The cooling caused by evaporation is based on the fact when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surroundings, which on losing heat gets cooled, and फिर वो जो हमारे environment में है वो release हो जाएगी and will keep causing a cooling effect. इसके लिए एग्जाम्पल भी एक बहुत अच्छे से दिया हुआ है, एसीटोन। इसका मीनिंग होता है नेल पॉलिश रिमूवर। अगर हम उसको अपने हैंड में रखेंगे तो हम देखेंगे कि वो बिल्कुल क्विकली विद इन
a minute वो जो है वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जो हमारे हैंड में जो हीट है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एंड जो खुद है वो वेपोराइज फॉर्म में हो जाएगा, और उस समय क्या होगा, हमारे हैंड को एक कूलिंग इफेक्ट फील होगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एंड एग्जाम्पल्स डोंट यू थिंक दैट ये आते नहीं है एग्जाम में। ये वाले एग्जाम्पल्स एज इट इज पेपर में पूछ लिए जाते हैं, सो डू रीड देम आउट। नॉट, दे आर नॉट हार्ड टू अंडरस्टैंड, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड देम। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इसके आंसर्स नहीं है, सो नो नीड टू रेफर टू देम। बट यस, अब आपके जो करिकुलम है, कोर्स है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, एंड ये इतने टिपिकल होते हैं, मीन्स हमें बिल्कुल सेम सेम से लगते हैं कि हम इसका आंसर रॉन्ग कर देते हैं। सो ये आप देख लीजिए यहाँ से, आई विल शो यू वन बाय वन, एंड यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर in the comment section. We'll show you answer. See, just pause the video and read the question. And here it finish. I hope you all have comment down the answers, and in order to check these answers I will make a separate video, because there's a huge question bank which we won't be able to answer right now. यहाँ पे सेशन रीजन के आंसर तो दिए हुए हैं, एंड बाकी आंसर्स आई हैव टू चेक इट आउट. I'm also having those answers, but now I'm not discussing them right now. I will make a separate video for that and we'll discuss those answers in that video. And अभी भी जिसने comment section में बिल्कुल right answer दिया है उसके आंसर वहाँ पर display किए जाएंगे. So try to answer correctly. एक भी question का आंसर सही दिया होगा तो वहाँ पे आपकी name display किया जाएगा. So be sure to answer at least one right question. Now I'm ending up this video. I hope you enjoyed it and have understood the chapter very clearly. This is the concept map of this chapter. Just pause the video, read it thoroughly, and just think that now you know each and everything out of it. And if you are starting with the class 9th, so make sure that you must follow all the tips given by me during the video, such as you have to make notes. Now you have to study through maps, flow maps, and if you're planning to buy any reference book, so be sure to buy it after the CBSE has released the current syllabus, so that आप वही वाली रेफरेंस बुक ले पाएँ जो कि बिल्कुल न्यू हो, करिकुलम के अकॉर्डिंग हो, एंड जो हम एनसीईआरटी के थ्रू अगर हम कोई बुक चाहिए जो कि काफ़ी अच्छी हो, सो दैट इज़ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक. एंड ये सारी चीज़ें आपको तभी करनी है जब आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से फिनिश हो जाए, बिकॉज जो कई सारे क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से एज इट इज़ ही आते हैं, एंड इसके बाद जब आप क्लास 10th में जाएंगे, सो दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी ब्यूटीफुल फॉर यू. 9th का काफ़ी कम चीज़ें हैं जो कि हमारे क्लास 10th में आती हैं, बट स्टिल जब ये हमारी दोनों क्लासेस कंबाइंड होगी, क्लास आप 11th में आएंगे, so we'll find the combination of both the classes and chapters of both the classes. So make sure to understand chapters thoroughly, completely, and do revise more and more objective type questions, because that are very tricky, and we find problem in order to find the answers. These are some tips which you can apply and can score more higher and achieve your
best. So, goodbye. I'm ending up this video. We'll meet you in my next video.